नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी एजुकेटरों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांत समझ रहे हैं। अभी तक हमने 4 नियम और 9 सिद्धांत हम समझ चुके हैं। आज जो हम सिद्धांत समझने जा रहे हैं वो है वेलोपैथी का 10वां सिद्धांत। चलिए समझते हैं कि ये वेलोपैथी का 10वां सिद्धांत क्या कहता है और इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं अगर ये सिद्धांत हम तोड़ देते हैं। ये वेलोपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले ये 10वें सिद्धांत को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10वां सिद्धांत आपने फॉलो किया तो आप कई बीमारियों से अपने आप को ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वें सिद्धांत की। तो क्या नाम है 10वें सिद्धांत का? 10वें सिद्धांत का नाम है एलर्जिक फूड का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। लगभग 90% बीमारियों की रूट कॉज है, ये जड़ है ये, लेकिन हमें ये जड़ बताई ही नहीं जाती। अगर ये जड़ हमने समझ ली तो हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। आप मार्केट से कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है एलर्जिक फूड कंटेन। अगर एलर्जिक फूड कोई भी मिलाया हुआ है तो वो कंपलसरी है कि उस फूड प्रोडक्ट पे लिखा जाए, लेकिन कभी भी हम उस पर इतना गौर नहीं करते कि एलर्जिक फूड क्यों लिखा जाता है। अच्छा, आप मार्केट से देखा होगा आपने कि दारू की बॉटल के ऊपर लिखा रहता है कि दारू जो है नुकसानदायक है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो बाकायदा उसके नीचे लिखा जाता है कि स्मोकिंग नुकसानदायक है। ठीक उसी प्रकार ये एलर्जिक फूड भी आपको शरीर को नुकसान करते हैं। दैट्स वाई हर एक फूड पैकेट के अंदर ये एलर्जिक फूड लिखे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका शरीर इनसे एलर्जिक है तो शरीर के अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे। वो सिम्टम्स आपने समझ लिए और एलर्जिक फूड को हटा दिया तो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, क्योंकि एलर्जिक की कोई दवा नहीं है जो एलर्जी को ठीक कर सके। उसके लिए फूड को ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए समझते हैं कि ये एलर्जिक फूड का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है। एलर्जिक तत्व मानव शरीर के दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है। जी हाँ, इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। स्लो पॉइजन का क्या मीनिंग हुआ? जिसके रिजल्ट एकदम से ना आए। मतलब स्लो पॉइजन, कोई व्यक्ति अगर इसको एकदम से खाएगा तो उसकी मौत एकदम से नहीं हो जाएगी, धीमे धीमे होगी, बीमार होते होते होगी। एकदम से ये कभी भी रिजल्ट नहीं देता। बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स इसमें आना चालू होते हैं, व्यक्ति बीमार रहने लगता है और जितनी उम्र वो जी सकता है उतनी नहीं जीता, समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? जब वो इन एलर्जिक तत्वों का अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करने लग जाता है। यदा कदा खाने पर कभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या सुबह दोपहर शाम में हफ्ते में 2 या 3 बार अगर इसका वो सेवन करता है तो ये उसकी जीवन शैली बन जाती है और ये जीवन शैली उसे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और ये हम जानते ही हैं कि वेलोपैथी के अंदर जीवन शैली 3 आयामों पर निर्धारित की गई है: आहार, विहार और विचार। इन तीनों से ही बीमारियों का आगमन होगा। ये आहार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। अगर इसे सुधार लिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। अगर हम अपनी भारतीय जीवन शैली की बात करें तो इन एलर्जिक फूडों का इस्तेमाल होता ही नहीं था। आज से 5000 साल पहले जब आयुर्वेद लिखा जा रहा था तब हमारे पास इन फूडों की जो ये आहार हैं इनकी अधिकता थी ही नहीं। ये आहार हम खाते ही नहीं थे, हमारी जीवन शैली का हिस्सा ही नहीं थे ये। लेकिन आज इन्हीं आहारों को एज ए हेल्दी फूड बताया जा रहा है कि ये बहुत हेल्दी है, इन्हें आपको नियमित खाना है। अगर आपने इन आहारों को समझ लिया तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे और जीवन भर स्वस्थ रह पाएंगे। देखते हैं कि ये एलर्जिक फूड कौन से हैं। इवन आप नेट पे भी डालेंगे एलर्जिक फूड लिस्ट तो ये लिस्ट आपको हमेशा मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 8 एलर्जिक फूड, जो 8 आहार हैं जो सबसे ज़्यादा एलर्जी करते हैं बॉडी के अंदर। कौन कौन से आहार हैं वो? सबसे पहले जो आहार आता है वो है पीनट, मतलब मूंगफली। इससे आपकी बॉडी एलर्जिक हो सकती है। फिर है दूध, इससे भी आपकी बॉडी एलर्जिक हो सकती है। लगभग 60% लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है व्हीट, मतलब गेहूं। गेहूं से भी हमें एलर्जी होती है। गेहूं का प्रोटीन भी हमें एलर्जिक नुकसान कर देता है और गेहूं के अंदर पाए जाने वाली शर्करा भी हमें नुकसान कर जाती है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। फिश, ये भी एक एलर्जिक फूड है, ये शरीर को नुकसान कर सकती है। फिर है ट्री नट्स, फिर है एग्स। अगर आपका शरीर एग्स से एलर्जिक है तो ये शरीर को नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान कर जाएगा। सोयाबीन, ये भी एक एलर्जिक फूड है। और शेलफिश, मतलब झींगा। ये 8 ऐसे एलर्जिक फूड हैं जो शरीर के अंदर जाने के बाद शरीर को नुकसान देना चालू कर देते हैं, इसलिए ये टॉप एलर्जिक फूड कहे गए हैं।
और इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें जो मौजूद प्रोटीन है ना, वो शरीर उस प्रोटीन को अपना दुश्मन समझ लेता है और उस प्रोटीन पे हमला कर देता है, जिसके बाद शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आगमन होना चालू हो जाता है। तो हमें यह समझना है कि ये दैनिक दिनचर्या में आ गया है। आज हम पीनट दैनिक दिनचर्या में खाने लगे हैं, सुबह दोपहर शाम इसे खाने लग गए हैं, जबकि पुराने ज़माने में आज से 5000 साल पहले की हम बात करें तो भारतीय जीवन शैली का ये आहार हुआ ही नहीं करता था। आगे पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों ये जीवन शैली का आहार नहीं था। लेकिन ये 8 एलर्जिक फूड हैं, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हों तो सबसे पहले 8 एलर्जिक फूडों का परहेज करो। 90 दिन तक परहेज करो। आप जिस भी बीमारी से ग्रसित हो वो ट्रीटमेंट लेते रहो, आपकी बीमारी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन अगर आपने आपका शरीर की हेल्प नहीं करी तो दवाइयाँ भी हेल्प नहीं कर पाएंगी, जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो ना, तो सबसे पहले इन 8 एलर्जिक तत्वों का अपने आप परहेज कर लीजिए। और जैसे ही आप ये परहेज चालू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में परिवर्तन आने लगा है, आपको लाभांश मिलने लगा है। होता क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स आने लगता है। जैसे ही बिना पचा प्रोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जो शरीर नहीं पचा पाया, और वो लीकी गट के द्वारा या किसी भी माध्यम से आपके गट बैरियर से होता हुआ ब्लड के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ब्लड में आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स के तहत उस जो भी प्रोटीन अंदर आया है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना दी जाएगी कि यार ये जो है शरीर के अंदर नुकसानदायक है, इसके लिए एक एंटीबॉडी बना दो ताकि भविष्य में भी ये आए तो के ऊपर हमला करना है। ये बिना पचा आया है, ये शरीर को नुकसान दे सकता है, और वो एंटीबॉडी बना ली जाती है। और ये एंटीबॉडी, ये जो बिना पचा प्रोटीन है, जब कभी भी शरीर के अंदर कहीं भी मिलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। और यदि उस प्रोटीन स्ट्रक्चर के जैसा आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी सेलुलर लेवल का कोई स्ट्रक्चर वैसा के वैसा होगा तो आपका इम्यून सिस्टम उसको तो मारेगा ही मारेगा, साथ में आपके जो हेल्दी सेल है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन गेहूं जो है ये एक एलर्जिक फूड है, बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। जैसे ही बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसको मारने के लिए। जैसे ही इससे एलर्जी आएगी, हमारा इम्यून सिस्टम बाहर आएगा और इससे लड़ना चालू कर देगा। और क्या होगा, शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, वो सारे सिम्टम आपको समझाऊंगा कि एलर्जी क्या होती है और फूड इंटॉलरेंस क्या होता है। इसको बहुत डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि 90% बीमारियों की जड़ ये 8 फूड आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट आप इन एलर्जिक तत्वों से नियमित खा रहे हैं। अगर आप नियमित इनमें से कोई एक या एक से अधिक खा रहे हैं तो शरीर में बीमारियां रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्णतः स्वस्थ होना है तो सबसे पहले इन 8 एलर्जिक फूडों से आपको परहेज करना होगा। अब हम समझने जा रहे हैं फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है, ये क्या होता है। फूड एलर्जी जो होगी, इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इम्यून सिस्टम काम करेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ सकता है। ये इम्यून सिस्टम पे काम करती है एलर्जी वाली चीज। और फूड इंटॉलरेंस मतलब शरीर उससे बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उसको समझ नहीं पाता, फूड इंटॉलरेंस होने लग जाता है और इसका सबसे बुरा असर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। मतलब ये इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है और ये आपके पाचन तंत्र को खराब कर देता है। और लगभग दोनों के सिम्टम एक जैसे आते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि वो फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है। कई बार आप अपनी फूड एलर्जी का टेस्ट कराओगे और उनसे कोई एलर्जी आपको आएगी ही नहीं, लेकिन उससे इंटॉलरेंस आ सकता है, क्योंकि उससे पाचन तंत्र खराब हो रहा है। उससे ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है। तो इसीलिए हमें विशेष तौर से ये सारे नियम सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ शरीर के लिए नुकसानदायक है उनसे परहेज करने में कोई परेशानी नहीं है। परहेज कीजिए, परहेज से अच्छी कोई दवा नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि इनसे एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी से लक्षण क्या क्या आते हैं। देखिए, फूड एलर्जी के लक्षण मैं आपसे पहले पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम फूड सेंसिटिविटी के या फूड इंटॉलरेंस के हम लक्षण देखेंगे। अगर फूड एलर्जी है तो लक्षण क्या क्या आएंगे। हाइव्स, आपको लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, एक्जिमा खुजली वगैरह आपको हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ द फेस, टंग, थ्रोट, लिप्स
और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई स्वेलिंग आ सकती है। अगर आप स्वेलिंग से परेशान हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग आ रही है ना, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई फूड ऐसा है जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है। और वो है ये टॉप 8 फूड। अगर ये टॉप 8 फूड में से कोई भी एक भी आप खा रहे हो या एक से अधिक खा रहे हो, तो सबसे पहले 90 दिन का इन आहारों से परहेज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्वेलिंग है वो धीमे 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 खत्म हो जाएगी। और जैसे ही उन आहारों को आप वापस चालू करोगे, ये एलर्जी आपको फिर बढ़ जाएगी और बॉडी में स्वेलिंग बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं समझी तो जीवन भर दवाइयों का सेवन आपको करना ही होगा। और क्या सिम्टम्स आते हैं? विजलिंग हो सकती है, ट्रबल ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, विजलिंग साउंड आपको आ सकता है, डेजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेक बना रह सकता है, परेशान हो जाएंगे आप हेडेक से। और क्या हो सकता है? टिंगलिंग हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, माउथ में आपको ईचिंग सा लग सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, सुबह उठे नहीं कि पेट दर्द चालू, दोपहर हुआ पेट दर्द चालू। क्यों? क्योंकि उनको जो भोजन दिया गया है वो एलर्जिक तत्वों से भरा हुआ था। हो सकता है कि आपका बच्चा दूध से एलर्जिक हो और आपको ये पता ही नहीं हो कि वो दूध से एलर्जिक है। मैं आपको दूध का आगे सिद्धांत समझाऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो तो कोई एक सिम्टम आता है, प्लीज़ उन सिम्टम, उन लक्षणों को आप समझो। लक्षणों का इलाज मत करो कि पेट दर्द आया है तो दवाई खाएं या डॉक्टर को दिखाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि ये पेट दर्द आखिर हुआ क्यों। ऐसा कौन सा पेट दर्द मतलब पाचन तंत्र से संबंधित, और पाचन तंत्र किन चीज़ों से डील करता है? आहार से। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा आहार गया जो शरीर के अंदर या तो पचा नहीं या जिसने शरीर के अंदर एलर्जिक रिएक्शन चालू कर दिया। तो ये एलर्जिक रिएक्शन के मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अब हम देखने वाले हैं फूड सेंसिटिविटी या फूड इंटॉलरेंस के लक्षण क्या क्या आते हैं। जॉइंट पेन, अधिकतर लोगों को जॉइंट पेन होना चालू हो जाते हैं। वो अर्थराइटिस का हो सकता है या किसी और बीमारी का हो सकता है, जिसमें आपके सारे जोड़ जोड़ दुखने लगते हैं और फिर आपका दिमाग लगता है कि शायद कैल्शियम की कमी हो गई है। वो आपकी बॉडी में फूड सेंसिटिविटी का एक लक्षण है कि आपने जो आहार खाया उससे हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम आ रहा हो और वो सिम्टम जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप उस सिम्टम का इलाज कराने पहुंच गए। आपको देखना है कि ये जो है सिम्टम ये फूड एलर्जी का हो सकता है, तो तुरंत अगर ये जांचना है कि आप फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है, उन आहारों को 90 दिन के लिए परहेज कर लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बीमारी क्यों आ रही है ना। ब्रेन फॉग हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, बार बार एसिड रिफ्लेक्ट होगा और व्यक्ति जो है वो एंटा एसिड खाता रह जाएगा, जबकि उसको फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है। अपने लक्षणों का इलाज मत कराइए, अपनी बीमारी की जड़ को हटाइए। और क्या हो सकता है? माइग्रेन। अधिकतर लोग माइग्रेन का इलाज करते रहते हैं और फिर बोला जाता है कि माइग्रेन कभी ठीक ही नहीं होता। अरे कैसे ठीक होगा? आप माइग्रेन ठीक करने में लगे हो, माइग्रेन की जड़ तो वो फूड एलर्जी थी, वो फूड इंटॉलरेंस था। आपने फूड हटाया ही नहीं, अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन ही नहीं किया, तो आपकी बीमारी कहाँ से ठीक हो जाएगी? दवा से तो केवल दर्द बंद हुआ, वो एलर्जी थोड़ी ना हट गई। और बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको तो ये दवा खा लीजिए एलर्जी हट जाएगी। नेट पे आप सर्च करोगे और उसके अंदर बहुत सारे नुस्खे आपको दिख जाएंगे, इससे एलर्जी हट जाती है, उससे एलर्जी हट जाती है। बहुत सारे झूठे वादे किए जाते हैं और ये सत्य नहीं है। एलर्जी का सबसे अच्छा तरीका होता है उस फूड प्रोडक्ट को ही हटा देना। और क्या सिम्टम्स आते हैं? क्रोनिक फटीग, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, फिर व्यक्ति इसको बोल देगा ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, जबकि उसको सिम्टम आ रहा है फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंस का। और ऑटोइम्यून फ्लेयर हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज आ सकती है, डिप्रेशन, मूड चेंज, एंजाइटी, ये सारे लक्षण जो हैं आपके फूड इंटॉलरेंस के हैं। पाचन तंत्र बिगड़ रहा है, गुड जो आपके फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन बनता है वो आंतों के अंदर बनता है। जब आंतें ही खराब रहेंगे तो ये हार्मोन ही नहीं बनेगा, आपको कहाँ से अच्छा लगेगा? कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रहने लग जाएगा आपको। आज हर घर के अंदर व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है। मैं आपके आगे सिम्टम्स भी बताऊंगा कि वो कैसे आते हैं। एक्ने, एक्जिमा, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनको बहुत सारी फुंसियाँ आती हैं और उन्हें बोला जाता है ये तो प्यूबर्टी की निशानी है, जवानी की निशानी है। ये असत्य बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फूड एलर्जी है। 99% केस के अंदर अगर आपको पकने वाली फुंसियाँ आ रही हैं तो ये डेयरी एलर्जी का सिम्टम है। और अगर वो फुंसियाँ लाल है, पूरा चेहरा लाल रहता है आपका, तो ये गेहूं की एलर्जी का सिम्टम है।
पक भी रही है और लाल भी है, मतलब गेहूं और दूध दोनों की एलर्जी आपको हो सकती है। क्या करना है, कुछ दिनों के लिए परहेज करके देखिए। विजिबल और इनविजिबल दोनों का परहेज करना। मान लीजिए आप डेयरी प्रोडक्ट का परहेज कर रहे हैं तो दूध, दही, छाछ, मावा, मिठाई, मलाई सबको बंद करना होगा 90 दिनों के लिए। आइसक्रीम, इनविजिबल मिल्क उसके अंदर होगा। चॉकलेट, इनविजिबल मिल्क उसके अंदर होगा। पिज्ज़ा, बर्गर, इनविजिबल मिल्क उसके अंदर होगा। तो ये अगर आपने 90 दिन का परहेज कर लिया, आप तो 15 दिन का परहेज करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी नई फुंसियाँ नहीं आएंगी। और 90 दिन परहेज कर लिया तो कुछ फुंसियाँ हट जाएंगी और धीमे 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 पूरा चेहरा जो है वो ऑटो क्लीन हो जाएगा। करके देखिए, हमारा तो आजमाया हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जब हम इन चीज़ों से परहेज कराते हैं। और क्या होता है, एब्डोमिनल पेन है ना, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। क्रॉनिक पेन, उसके शरीर में दर्द बढ़ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता ये दर्द मुझे आ कहाँ से रहा है ना। और सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार कोई इन्फेक्शन रहेगा, उसको बार बार गले में कफ रहेगा, सर्दी खांसी रहेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को 12 माह से सर्दी खांसी रहती है, कफ हमेशा गले में जाम रहता है। उसका कारण है फूड इंटॉलरेंस। 90% बीमारियों की जड़ आपका ये फूड हो सकता है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिए कि इन एलर्जिक फूडों को यदा कदा ही इस्तेमाल कीजिए, दैनिक दिनचर्या में मत लाइए। दैनिक दिनचर्या में लाओगे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों की ये जड़ बन जाता है। माइक्रो मिस्टेक्स हैं ये। फाइंड योर माइक्रो मिस्टेक। आप देखिए कि आपके आहार में क्या है। आज की जो पाश्चात्य जीवन शैली है वो इन्हीं आहारों से पूरी तरीके से भरी हुई है। हम इन आहारों के बिना रह ही नहीं पाते हैं। हम जब ये फॉलो करवाते हैं, लोग बोलते हैं इनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। पुराने समय में चलिए, ये आहार होते ही नहीं थे। परदादा के टाइम पे कोई पिज्ज़ा बर्गर होता था क्या? नहीं होता था, फिर भी तो वो जीते थे। उस जमाने में 3 वक्त का भोजन होता था, सुबह, दोपहर, शाम। और गेहूं की रोटी होती ही नहीं थी। बाजरा, मक्का, जौ, चावल हमारा मुख्य आहार हुआ करता था। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ खाते रहे। हम 3 वक्त का भोजन खाते थे। 2 वक्त के भोजन के बीच में हम कुछ नहीं खाते थे। आज तो हम एक खाना खाने के बाद हमें फिर कुछ ना कुछ चरने को चाहिए। वही सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज़ हो गई। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एलर्जिक फूड हम दैनिक दिनचर्या में खा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जब फ्रुक्टॉन्स, मतलब जो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है, एक तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाली जो शर्करा है वो पचा नहीं पाते। जब वो शरीर के अंदर पड़ी रहती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड निकालती है, गैसेस बनाती है। उससे होता यह है कि आपके पेट में भयानक गैस बनती रहेगी, परेशान होते रहोगे, कभी इधर गैस फंसेगी, कभी उधर गैस फंसेगी, और दर्द पे दर्द बना रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी से परेशान हैं, इसका मतलब है कि गेहूं का प्रोटीन और गेहूं की शर्करा आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 90 दिन के लिए गेहूं से बिल्कुल परहेज करके देखिए, आपकी बीमारी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। 90 दिन लग जाते हैं गेहूं वाली चीज़ में, क्योंकि आंतें हैं 30 फीट लंबी। इतनी लंबी आंतों को ठीक होने में समय लगता है। और हमने देखा है, जो वेलोपैथी का तीसरा सिद्धांत है, आंत का सिद्धांत, उसमें बताया गया है कि गेहूं किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, सीलिएक डिजीज़ ला सकता है। तो गेहूं का परहेज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि और पुराने ज़माने का गेहूं कैसा होता था और आज का गेहूं कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, और अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं और चाहते हैं कि अपने पेशेंटों के बहुत अच्छे रिजल्ट निकालें, तो प्लीज़ उन्हें वेलोपैथी फॉलो कराएँ, वेलोपैथी के नियम सिद्धांत उन्हें बताएं। इससे आप ही का फ़ायदा है, आपके रिजल्ट परमानेंट आएंगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो उससे सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे। और अपनी ये जड़ हटा दी तो जीवन में ये बीमारियां कभी वापस नहीं आएंगी। अब अगर ये आहार आप खाते हैं तो इसका सबसे बुरा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। और जब पाचन तंत्र खराब होता है तो जो आउटपुट है, मल, वो हमें बता देता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अगर आपका जो मल है वो बकरी की लेंडी जैसे आए या गुठलियों जैसा आए तो वो वेरी कॉन्स्टिपेटेड कहलाता है, कि इसको बहुत ज़्यादा अति में कब्जियत है। अगर वही मल, जो गुठलियां हैं, वो थोड़ी जुड़ के आए, आपस में चिपक के आए, तो वो थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड कहलाता है कि हाँ, इसको कॉन्स्टिपेशन है। अगर वो स्मूथ है, उसमें बहुत सारा गुठलियां नहीं है, केवल सिंपल है मल, तो ये नॉर्मल मल कहलाएगा। अगर वो सांप जैसा एक बार में बाहर आ जाता है ना, आपको बहुत देर बैठना नहीं पड़ता, एक बार में सांप जैसा बाहर आ जाए, तो ये सबसे बढ़िया कहलाता है, बिल्कुल नॉर्मल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो खाया है अगर आउटपुट सही आ गया तो वो सब समझा देगा कि इसने शरीर में कोई नुकसान नहीं किया है। तो ये 2 प्रकार का जो मल है ये बिल्कुल नॉर्मल कहलाता है। ये कब होता है? जब आप एलर्जिक फूड का इस्तेमाल नहीं करते हो। जब आप एलर्जिक फूड का इस्तेमाल करने लगते हो तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अगर जो आपका मल है वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है ना, तो क्या होगा? उसमें फाइबर की कमी हो सकती है। और क्या हो सकता है? अगर जो मल है वो चिपचिपा आ रहा है और उसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, तो आपके आंतों में सूजन हो सकती है। और थोड़ा लिक्विड फॉर्मेट में आ गया, कोई सॉलिड पार्टिकल उसके साथ में नहीं आ रहा, तो भी आंतों में सूजन हो सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये आपके एलर्जिक फूडों के लक्षण हैं, क्योंकि आहार जो खाओगे उसी से तो ये आउटपुट आएगा। अगर आहार ही सही आपने नहीं खाया है, गलत आहार खाया है, तो रिजल्ट सही कहाँ से आएंगे? वो भी तो गलत ही आएंगे ना। अपने मल को देखो, समझो वो क्या कह रहा है। अगर ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। वो आपका सब कुछ बता देता है कि जो खाया वो सही पचा या नहीं पचा। कहीं आपका मल चिपचिपा तो नहीं है, कहीं उसमें कब्जियत तो नहीं है। और ये है तो आपको अगले आहार को सुधारना होता है, तो अगला आउटपुट आपका अपने आप ठीक हो जाता है। आप इन एलर्जिक ट्रिगर फूडों से कैसे बच सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका है कि उन फूडों से दूरी बना लो। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। सब जांचा परखा हो चुका है। सब केवल दावे करते हैं इससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, उससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो कुछ दिनों तक दबी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं आप वापस वहीं खड़े हो जाते हैं, या उससे कहीं गुना बीमारी आपकी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह चाय का इस्तेमाल करते हैं और 2-3 एलर्जिक फूड मिला के खाते हैं। चाय लेंगे, उसके साथ में बिस्किट ले लेंगे, 2 एलर्जिक फूडों को मिला लिया, अंडा ले लिया, ऑमलेट ले लिया, तीसरा एलर्जिक फूड भी मिला लिया। सोयाबीन तेल में बताया, सोयाबीन का तेल ले लिया, सोयाबीन भी खाने लग गए। ऐसे बहुत सारे एलर्जिक फूडों को आप इस्तेमाल करते हैं। पीनट बटर लगा के खाया और क्या करा? और शरीर को एलर्जिक फूड प्रदान कर दिया। हाँ, माना कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या शरीर उस प्रोटीन को पचा पा रहा है? अगर नहीं पचा पा रहा तो वो नुकसान कर जाएगा। अपच करेगा तो गैस, एसिडिटी, अफारा और नाना प्रकार की बीमारियों का आगमन हो जाएगा। अपने आहार को चुनो, समझो आपका आहार क्या कहता है। अगर पाश्चात्य जीवन शैली वाले किसी व्यक्ति से बात करोगे तो वो बोलेगा गेहूं बहुत फायदेमंद है, कोई नुकसानदायक नहीं है। जो भारतीय जीवन शैली को जानता है, पहचानता है, जिसने भारतीय जीवन शैली समझी है, वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि मक्का नुकसान करता है। नॉन रिफाइंड राइस कभी नुकसान नहीं करेगा, मक्का कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर पाश्चात्य जीवन शैली वाले को देखोगे, वो यही बोलेगा मक्का मत खाना, बादी हो जाएगी, चावल मत खाना, डायबिटीज़ आ जाएगी। समझना है कि वो रिफाइन के बारे में बात कर रहा है या नॉन रिफाइन के बारे में बात कर रहा है। ये निर्णय आपको लेना होगा। अब हम समझने वाले हैं कुदरत में दूध का नियम क्या कहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये नियम मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती तो मैं अभी से माफ़ी मांगता हूं कि मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो केवल कुदरत क्या कहना चाह रही है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहीं हम कुदरत की बनाई कोई व्यवस्था को तोड़ तो नहीं रहे हैं। अगर समझ लिया तो आपको कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं, क्योंकि कुदरत हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगी। कुदरत ने सबके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी है, बस वो व्यवस्था हमको समझनी है, उस व्यवस्थाओं को हमें तोड़ना नहीं है। तो कुदरत में दूध का नियम क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि दूध कब और किसको बनता है? दूध एक माँ को बनता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पेट में होता है तो दूध बनता है क्या? नहीं, दूध कभी नहीं बनेगा। दूध कब बनेगा? जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी दूध बनने लगेगा। मतलब कुदरत ने उस नवजात शिशु के खान पान की व्यवस्था पहले से कर रखी है। तो ये नियम सही है या गलत? बिल्कुल सही है। तो अगर ये नियम मैं उठाऊं और अगर मैं इस माँ पे लगा दूं, तो इस माँ को जो दूध आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इसके बच्चे के लिए आ रहा है। और यही नियम अगर मैं हाथी पे लगा दूं, तो जो हाथी की जो हथनी है उसे दूध आ रहा है वो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। अगर गाय भैंस पे लगा दूं तो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। हिरण पे लगा दूं तो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। बिल्ली पे लगा दूं तो उसके बच्चों के लिए आ रहा है। अगर डॉग पे लगा दूं तो उसके बच्चे के लिए आ रहा है। दूध की व्यवस्था केवल नवजात शिशु के लिए की गई है। आप कुदरत में देखो, दुनिया का कोई जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता। वो स्वस्थ है। हम स्वस्थ क्यों नहीं हैं?
क्योंकि हम दुनिया जहान के जानवरों का दूध पी जाते हैं। हमें तो ऊंट का भी चाहिए, बकरी का भी चाहिए। हाँ, उनमें औषधीय गुण हैं, लेकिन औषधि का तो नियम भी कहता है ना, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जीवन भर थोड़ी ना औषधि खानी है। औषधि का इस्तेमाल केवल औषध के रूप में करो, डॉक्टर के कहने पर करो, नियमित कभी मत करो, नुकसान होगा। और अगर आपने दूध नहीं पचाया तो बहुत सारी समस्याओं का आगमन होगा और ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुदरत का एक नियम समझा कि कुदरत ने नवजात शिशु के खान पान की व्यवस्था उसकी माँ के द्वारा पहले से ही कर रखी है। यह दूध केवल उसी प्रजाति के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है जिस प्रजाति का वो बच्चा है। जब शिशु अवस्था पूर्ण हो जाएगी तब शिशु पाचन तंत्र में दूध पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज बनना बंद हो जाएगा। तब वो शिशु दूध का सेवन अपने आप बंद कर देगा। ये तो माँ और बच्चा दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे ही बच्चे के दांत आ जाएंगे तब वो अब सॉलिड आहार को चबा सकता है तो पचा सकता है। तो जब तक दांत ना आए तब तक दूध का सेवन सही है, वो भी अपनी माँ का, किसी और की माँ का तो भी नहीं। हाँ, इमरजेंसी है तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है इमरजेंसी, उसके पास दांत है, तो कृपया करके उसे भोजन दें। अब उसका जो है शरीर सॉलिड आहार को पचा सकता है। नवजात शिशु सॉलिड आहार को नहीं पचा सकता, दैट्स वाई उसके लिए ऊपर वाले ने लिक्विड आहार की परिकल्पना की है। एक कल्पना है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जच्चा और बच्चा के लिए ज़रूरी है। हमें तो बताया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है। हर जगह हमने सुना है मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, लेकिन ये आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या कहता है? मां का दूध संपूर्ण आहार है उसी प्रजाति के नवजात शिशु के लिए जिस प्रजाति का वो बच्चा है। हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस प्रजाति का वो बच्चा है वो कुदरत ने दूध उसी के बच्चे के लिए बनाया। आपके लिए ना दही बनाने के लिए बनाया, ना दूध, ना चाय, ना और कुछ, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना चीज, ना आइसक्रीम। ये सारा आहार उस बछड़े का है जिसकी मां को ये दूध निकला है। इस पे कोई एक रत्ती भर का हक आपका नहीं है। सोचिए, जब आपके घर में आपका बच्चा पैदा होता है तो 100% दूध आप अपने बच्चे को पिलाते हो। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई निकाल के ना दही बनाते हो, ना छाछ बनाते हो, ना चाय बनाते हो। पूरा के पूरा दूध उस बच्चे को पिलाया जाता है। तो ये नियम अपने ऊपर तो 100% लागू होता है, लेकिन अन्य जीवों पर ये लागू नहीं हो पाता। हमें ये समझना होगा, आध्यात्मिक लेवल से भी समझना होगा, शारीरिक लेवल से भी समझना होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने दूध की व्यवस्था केवल और केवल बच्चों के लिए की है। और बच्चा जो 0 से लगाकर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का है, साल भर के ऊपर हो गया तो वो बच्चा नहीं कहलाएगा, वो नवजात नहीं कहलाएगा। दूध की व्यवस्था नवजात शिशु के लिए है, नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ है। बहुत से लोग तो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे को भी पिलाते, उसको बच्चा बोल के, बच्चा है दूध नहीं पिएगा। तो क्या होगा? वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, वो नवजात नहीं रहा। उसके पास उसके दांत है, वो खाने को चबा सकता है, खाने को पचा सकता है। उसे भोजन कराइए, उसी भोजन में संपूर्ण स्वास्थ्य है। अगर आपका बिना पचा प्रोटीन शरीर के अंदर आ गया तो हम तो जानते हैं कि वो बिना पचा प्रोटीन के लिए शरीर एंटीबॉडी बना देगा, क्योंकि आप दूध को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाए। अगर आप दूध से एलर्जिक है, दूध का एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनता, तो क्या होगा? आप दूध को पचा नहीं पाएंगे और शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की लगभग 200 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, और वो आहार से आने वाली बीमारी है। आपको विशेष तौर से समझना पड़ेगा कि ये सारे नियम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुदरत के बनाए हैं। कुदरत का कोई और जीव इन नियम सिद्धांतों को नहीं तोड़ता है, वो स्वस्थ है। हम ही हैं जो स्वस्थ रहने की मेहनत करते रहते हैं, पर फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी माइक्रो मिस्टेक को नहीं समझ पाते। एक बार अपनी माइक्रो मिस्टेक समझ लीजिए, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। होता क्या है कि जब शरीर के अंदर बिना पचा प्रोटीन आ जाता है तो शरीर कई बार उसमें अंतर नहीं कर पाता कि कौन सा शरीर के अंदर का प्रोटीन है और कौन सा बाहर से आया हुआ है।
इसकी वजह से शरीर को लगता है कि जो इंटरनल प्रोटीन है, कोई जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी अंदर की सेल का है वो एक जैसा मिल गया तो हमारा इम्यून सिस्टम दोनों पे ही हमला कर देगा। इसी को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब आपका शरीर दो प्रोटीन के बीच में अंतर ना कर पाए और बाय डिफॉल्ट वो आपके शरीर पे हमला करना चालू कर दे। तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे हम देख रहे हैं कि दूध के अंदर का प्रोटीन है ये जब पचा नहीं पाया तो जो एंटीबॉडी बनी, इस एंटीबॉडी ने क्या करा, आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे हमला कर दिया। जब पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे हमला कर दिया तो इंसुलिन लेवल जो है वो कम होने लगा, क्योंकि वो इंसुलिन बनाने का काम करती थी। जब इंसुलिन कम बना तो क्या हुआ, आपको शुगर का लेवल जो है वो हाई रहने लगा। शुगर का हाई लेवल अगर रहा तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ नामक बीमारी आ जाएगी। मान लीजिए कि आप दूध से एलर्जिक हैं, तभी आपको वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आई है। आप ऐसा आहार खाते हो जो रिफाइन है, जो शरीर के अंदर तुरंत आपकी एनर्जी को रिलीज़ करता है, ग्लूकोज को रिलीज़ करता है, आपका डायबिटिक लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। शुगर लेवल हमेशा आपका इंक्रीज रहेगा। तो अगर आपको शुगर है तो सबसे पहले 90 दिन का आप दूध और दूध से बने सभी पदार्थों से परहेज करके देखिए, रिजल्ट आपके हाथों में होंगे। आहार सही खाना है, समय पे खाना है, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। रिफाइंड फूड खाओगे, शुगर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। नॉन रिफाइंड खाना है, भारतीय जीवन शैली को अपनाना है, बीमारियों को बाहर भगाना है। ये हम सब लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। वेलोपैथी संस्था आप लोगों के लिए बनी है और आप लोगों को सिखाती है, समझाती है। समझोगे तो आपका फायदा है और नहीं समझोगे तो दूसरों का फायदा है। तो हम यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे, हम कुदरत के नियमों का सम्मान करेंगे, हम सीखेंगे कि कुदरत का नियम आखिर कहता क्या है। फॉलो करके देखिए, फायदा लगता है तो जीवन भर पालन कीजिए। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके भोजन में जो प्रोटीन है उसको नहीं समझ पाता, उसको खतरा मान लेता है, तो शरीर को नुकसान होता है। पाचन तंत्र भोजन में मौजूद शर्करा को पूरी तरह पचा नहीं पाता तो शरीर को नुकसान होने लगता है। और यदि बिना पचा भोजन सीलिएक डिजीज होने की वजह से पाचन तंत्र से ब्लड में आ जाता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उस पर हमला कर देता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें वेलोपैथी का तीसरा सिद्धांत भी लगेगा। आपको सारे सिद्धांत कनेक्ट करना आना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत आपके टूट रहे हैं। सभी सिद्धांत और सभी नियमों को बचाओ। केवल एक नियम सिद्धांत बचाने से कुछ नहीं होगा कि सर एक बीमारी में एक सिद्धांत बता दो, ऐसा नहीं होता। हर बीमारी के अंदर 10 सिद्धांत और 4 नियम का पालन करना होगा। ट्राई बैलेंस को संभालना होगा। आपको शरीर का एनवायरनमेंट सही करना है, इलाज शरीर खुद ब खुद कर लेगा। और डॉक्टर की सहायता हमेशा लें। डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनसे बोलो कि सर हमें तो हमारी जड़ चिकित्सा करनी है, और जड़ चिकित्सा करनी है तो क्या करना होगा, लक्षणों को डॉक्टर को हटाने दो, जड़ आप लोग हटा दो, क्योंकि जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं ये सब। बहुत से लोग कहते हैं कि दूध तो श्री कृष्ण के समय से पीते आ रहे हैं, पुरातन काल से हम दूध, दही, छाछ, गेहूं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आप ये भी तो सोचिए कि वो जो समय था, आज से 5000 साल पुराना समय की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण की बात करें तो आज से 5000 साल पहले की बात की जा रही थी। तो आज से 5000 साल पहले उस समय पे जो गाय मौजूद थी वो कौन सी थी, वो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया था, उसे बोला जाता था A2 गाय, मतलब उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया। लेकिन आज जो गाय और भैंस हैं इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। मतलब ये गाय और भैंस केवल और केवल दूध देने के लिए पैदा की जाती हैं, ताकि बहुत सारा दूध दे। पुरानी जो देसी गाय हुआ करती थी, देसी भैंस हुआ करती थी, वो अपने बछड़े के लिए जितना बच्चा वो दूध पी सकता है केवल उतना ही दूध बनाती थी। अगर देसी गाय की बात की जाए तो 1.5 लीटर 2 लीटर दूध ही बना पाती थी, इससे ज़्यादा दूध बनता ही नहीं था, क्योंकि उतना ही दूध उसका बच्चा पी लेता था, खेल कूद करता था, वापस से दूध बनता था, फिर से वो पी लेता था। 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर अधिकतम। लेकिन जब इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो हुआ ये कि जो गाय केवल 1.5 या 2 लीटर, 2.5 लीटर दूध देती थी, अब वो 25 लीटर दूध देने लग गई। जब 25 लीटर दूध देने लग गई मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है। ऐसा दूध A1 दूध कहलाया, जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है।
आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो प्रोटीन है वो अलग था। तो जो आज से 5000 साल पहले जो गाय वगैरह पाई जाती थी उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर इस तरीके से था, और वो प्रोटीन स्ट्रक्चर BCM9 के रूप में ब्रेक डाउन होता था। जैसे ही हमने दूध पीते थे उस जमाने में, तो शरीर के अंदर BCM7 के रूप में ब्रेक डाउन होता था और BCM9 के रूप में ब्रेक डाउन होता था। लेकिन आज का जो दूध है जो हम पीते हैं वो BCM7 के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। दोनों का टूटने का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। पुराने ज़माने वाला दूध यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब 9 प्रोटीन के बीच में ब्रेक डाउन होता था, लेकिन आज वाला 7 में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो BCM7 है, शरीर इसको एक अनहेल्दी प्रोटीन मान लेती है, ऐसा वायरस मान लेती है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। BCM7 के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बना लेता है, जो एंटीबॉडी आपके इसको तो ढूंढ के मारेगा ही मारेगा, इसके जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बॉडी में कहीं भी मिल गया तो वो उसको भी मार देगा। इसी वजह से इसे मधुमेह से जोड़ के देखा जाता है, डायबिटीज़ से जोड़ के देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार हमारे गले से नहीं उतरती, है ना। ये बात सत्य है कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दूध दही छाछ का सेवन होता था, लेकिन आज से 5000 साल पहले ना वैसा इन्वायरमेंट था जो आज का है। उस समय ग्रास फीडेड होती थी, उन्हें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया जाता था, और कोई भर भर के दूध हमारे यहाँ नहीं पिया जाता था, दवा के रूप में ही सेवन किया जाता था। पुराने ज़माने में मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे बचपन में जब चाय वगैरह घर में बनती थी तो रेशियो चलता था 1 कप दूध 4 कप पानी, और मग्गे भी होते थे छोटे छोटे। आज तो बड़े बड़े मग्गे हैं जिससे आप नहा सकते हो, इतने बड़े बड़े मग्गों से दूध दही छाछ को पिया जाता है। ये शरीर के लिए हानिकारक है। हमें यह समझना है कि वो देसी है या नहीं है। अगर वो GMO है तो शरीर को नुकसान दे सकता है। अगर ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड करवा दिए गए हैं, देसी आप नहीं खाते हैं, देसी भुट्टा नहीं खाते हैं आपको अमेरिकन भुट्टा पसंद है, आपको अमेरिकन मटर पसंद है, अमेरिकन भिंडी पसंद है, इंडियन फूड आप खाना ही नहीं चाहते क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनमें कीड़े लगे हैं। खुद ही सोचो, जिसे कीड़ा खा सके उसे आप भी खा सकते हो, जिसे कीड़ा ही नहीं खा पा रहा उसे आप क्या खाओगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड शरीर को नुकसान देगा, नॉन GMO शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है ना। जब जीन को गेहूं के जेनेटिक उसको बदला गया तो उसने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। पुराने समय का एक पिक्चर बता रहा हूँ, 1565 का ये पिक्चर है। इसके अंदर ये नेट पे आप सर्च करेंगे तो गेहूं का आपको ये पोर्ट्रेट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो जो इंसान है, जो गेहूं की बालियां हैं वो इंसानों के बराबर की हैं। मतलब उस ज़माने में जो गेहूं की फसल होती थी वो लगभग 4 से 5 फीट के आसपास की हुआ करती थी। तो उस ज़माने का गेहूं बिल्कुल अलग हुआ करता था और आज के ज़माने का गेहूं बिल्कुल अलग है। उस ज़माने में जब हम गेहूं खाते थे तो उसको घट्टी में पीसा जाता था, उससे वो अनाज मोटा रहता था, कभी भी बारीक नहीं हो सकता था। और आज जो हम करते हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू आटा बनाते हैं, जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ जाएंगे कि पुराने जैसा आज का माहौल नहीं है। इसलिए आहार को सुधारो, नॉन रिफाइंड चावल खाओ, बहुत फायदा देगा। समय पर खाओ, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त का भोजन खाओ, बीच बीच में कुछ मत खाओ। 6 मील पैटर्न, 4 मील पैटर्न नहीं। सुबह उठते से भोजन करो, लपक के काम करो, दोपहर का भोजन करो, थोड़ा आराम करो, फिर लपक के काम करो, फिर शाम का भोजन करो। घूमो और सोने और खाने में 3 घंटे का अंतर रखो, आपका स्वास्थ्य वापस आपको मिल जाएगा। ये भारतीय जीवन शैली है। भारतीय जीवन शैली सूर्य के साथ चलती थी, अब हमने घर में ही सूरज लगा लिए हैं तो रात में 1-1 बजे भी खाना खाते हैं। आप खुद सोचो, रात में खा के कौन सा आपको जंग लड़ने जाना है, सोना ही तो है। नहीं भी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रात्रि भोजन से परहेज कर रखा है कि अगर लेट हो गए तो भोजन खाना ही नहीं। फल वगैरह खा लेंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आप लोग भी इनका पालन कर सकते हैं। सुबह उठें, भोजन करें, नाश्ता न करें। नाश्ता करने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, और वो अगर वर्तमान में बीमार नहीं है तो भविष्य की बीमारियों की तैयारी कर रहा है। अपनी जीवन शैली को तो सुधारना होगा आपको। हमारी जो कई सदियों से गेहूं और दूध का सेवन होता आ रहा है, इसमें बहुत छोटी सी चीज़ समझने वाली बात है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं चलेंगे, 300-400 साल पहले चलते हैं। पर 300-400 साल पहले हम जो है लगभग 80% लोग किसान थे। इंडिया की बात कर रहे हैं, 80% किसान, और 20% जो लोग हैं वो अमीर तबके के लोग थे। तो ये जो 80% जो किसान थे, इनकी दैनिक आय
उस अनाज को उगाने में, और जितनी भी गाय भैंस है इनसे जो दूध आता था इससे बेचकर होती थी। उनकी सारी आय केवल अनाज से नहीं हो जाती। दैनिक दिनचर्या की जो आय चाहिए होती थी वो किससे होती थी? वो दूध दही छाछ को बेचते थे। और ये किसे बेचते थे? उन 20% अमीर लोगों को। वही लोग ये दूध दही छाछ गेहूं को खरीद पाते थे, और कोई नहीं खरीद पाता था। रिफाइन तेल ये अमीर खरीद पाते थे। तो आपने एक बहुत बड़ी सी चीज़ सुनी होगी आपने कहीं बार कि बीपी, शुगर, थायराइड ये तो अमीरों की बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि गरीब उस समय अपना आहार सही रखता था, वो आहार का उत्पादन करता था, उपभोग नहीं करता था। वो दूध दही छाछ बनाता जरूर था लेकिन उसे खाता नहीं था, उसे वो बेच देता था। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है। जिस व्यक्ति ने ये चीजें समझ ली कि वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज हम सब अमीर हो चुके हैं। अब हम ये सब उगाना पसंद नहीं करते, हम तो खरीद के खाना पसंद करते हैं। और बीमारियां घर में अपने आप आ जाती हैं। आप खुद मार्केट जाते हो, बीमारियां खरीद के लेकर आते हो। आहार से होने वाली बीमारियां। समझ लिया तो आपका फायदा, और नहीं समझा उनका फायदा तो हो ही रहा है। विचारात्मक तत्व। आपको विटामिन बी 12 की चिंता है। बहुत से लोग हैं, सर विटामिन बी 12 कहाँ से मिलेगा? ये तो एनिमल डाइट में ही मिलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जो विटामिन बी 12 है, आपको जो माइक्रोब है जो मिट्टी में पाया जाता है वो वहीं रहता है, और कहीं से आपको विटामिन बी 12 नहीं मिल सकता। इसके लिए आप विटामिन बी 12 के फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया है विटामिन बी 12 का कोई सप्लीमेंट ले लीजिए। अपनी जांचें कराते रहें और डॉक्टर की सहायता से विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले लीजिए। और क्या देखने की जरूरत है? विटामिन बी 12 3 माइक्रो mg ही लगता है बॉडी को, बहुत कम। और सबसे अच्छी बात, ये रीयूज हो जाता है। मतलब 3 mg अगर माइक्रो mg शरीर ने लिया है तो उसको ये मल के द्वारा बाहर नहीं फेंकेगा, उसे रीयूज कर लेगा। लेकिन अगर आपको सीलिएक डिजीज है, आपने आपका पाचन तंत्र ही खराब कर रखा है, तो ये रीयूज हो ही नहीं पाएगा। और रीयूज नहीं होगा तो शरीर के अंदर जो बचा हुआ है वो खर्च होता चला जाएगा। अगर रीयूज हो रहा है तो खर्च हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीयूज हो जाता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है आपको, तो सबसे पहले अपने आहार को बदलिए। कहीं आपको सीलिएक डिजीज तो नहीं है, क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है, पाचन तंत्र खराब तो नहीं है, कब्जियत तो नहीं रहती, गैस एसिडिटी तो नहीं होती, तो आहार को बदलिए। साथ में फोर्टिफाइड फूड खाइए विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट लीजिए, और नियमित अपनी जीवन शैली को सुधारें, नियमित अपनी जांच कराएं, डॉक्टर से संपर्क में रहें। केवल आप दूध पीते रहेंगे और उससे आपको विटामिन बी 12 बढ़ जाएगा तो कभी नहीं बढ़ने वाला। आपको जड़ को भी ठीक करना पड़ेगा ना। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अरे वहीं से मिलेगा जहां से गाय को मिलता है, भैंस को मिलता है। आप खुद बताइए, गाय और भैंस को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? क्या खाती हैं वो कैल्शियम के लिए? तो इतना ज़्यादा कैल्शियम उनके दूध में आ जाता है। क्या खाती हैं वो? घास। मतलब ग्रीन वेज में कैल्शियम है, बस शर्त है कि आपको वेलोपैथी का जो पीएच का सिद्धांत है और मिनरल डिफिशियंसी का सिद्धांत है वो अगर पता होगा तो मिनरल डिफिशियंसी आपको कभी नहीं होगी। आप अगर एसिडिक फूड खाते रहेंगे मिनरल डिफिशियंसी होती रहेगी। आज सोचिए, हर घर में दूध की बंदी है और सभी लोगों को कैल्शियम की कमी है। ऐसा कैसे? पुराने जमाने में तो इतना ज़्यादा दूध दही छाछ लेते नहीं थे, लेकिन कैल्शियम डिफिशियंसी किसी को नहीं होती थी। आज हर घर के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी चालू हो गई है। तो कैल्शियम डिफिशियंसी है तो आपको अपना आहार सुधारने की आवश्यकता है ना। मेरे बच्चों को तो 1 गिलास दूध पीने की आदत है। ये आदत डाली किसने? आपने। उसे कोई आदत नहीं है, ये आदत सुधारें उसे। अब लिक्विड फूड की आदत आपने जो डाली है वो हटाओ और सॉलिड फूड की आदत डालो। सुबह उठते से उसे भोजन कराओ, दाल चावल खिलाओ। सबसे जल्दी बनने वाला भोजन है दाल चावल। अगर सही समय पे भोजन करा दिया तो उसे दूध की आवश्यकता लगेगी ही नहीं। सुबह का भोजन कराइए, दोपहर का भोजन कराइए, शाम का भोजन कराइए। आप गलती क्या करते हो? सुबह उठ के बच्चे को दूध पिला के स्कूल भेज देते हो, और उससे होगा क्या? उसके पेट में गैस और एसिडिटी बनी रहेगी, कब्जियत होती रहेगी, है ना। उसका पूरा दिमाग जो है वो पाचन तंत्र में लगेगा, उसको अच्छा फील नहीं आएगा। मैडम वहाँ पे क्या पढ़ा रही है कभी दिमाग में जाएगा ही नहीं। फिर बोलेंगे मेरा बच्चा जो है वो कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, आपने उसको अपूर्ण आहार दिया। सुबह उठते से भोजन करा के उसे स्कूल भेजें, दोपहर में आते से ही भोजन कराएं, शाम को उसको भोजन कराएं। लिक्विड फूड पे उसको ना रखें, सॉलिड फूड खिलाएं। मुझे तो चाय पीने की आदत है, तो ओरिजिनल चाय पियो ना।
ओरिजिनल चाय क्या है? ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये ओरिजिनल है। इसमें दूध मिला के इसको सत्यानाश किया गया। आप इंडिया से बाहर जाइए, आपको दूध अलग और टी अलग मिलेगी, पानी अलग मिलेगा। कभी भी दूध मिक्स करके वहाँ पे चाय नहीं बनती। इंडियंस की वजह से वहाँ पर ये वाली चाय का चलन चालू हुआ। और क्या है, मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मिठाइयों में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बूंदी के लड्डू खाइए, बेसन की मिठाइयाँ खाइए, है ना, काजू कतली खाइए। ज़रूरी है दूध से बनी वाली मिठाइयाँ ही आपको खाना है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर जब कभी भी कोई त्यौहार होता था या कोई शादी ब्याह होते थे तो वहाँ पर बूंदी बटती थी, वही हमारे लिए मीठा होता था। बेसन की मिठाइयाँ ही बनती थी और कुछ तो बनता ही नहीं था, है ना। मुझे तो चीज़, पनीर, दही बहुत पसंद है। यार ये डिसीजन तो आपको लेना है कि स्वाद के लिए खाना है या स्वास्थ्य के लिए खाना है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो इनका परहेज कीजिए। ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए नहीं बना, ये उस बच्चे का आहार था। ये पनीर, ये दही, ये आपका आहार है ही नहीं, ये तो उस बछड़े का आहार था। मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही कोई वेलोपैथी एजुकेटर दूध के बारे में मार्केट में कोई गलत बात कहेगा। दूध के लिए पूरा टॉपिक सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक धार्मिक आस्था का विषय है, इसलिए हर एक एजुकेटर को स्ट्रिक्टली कहा जाएगा कि वो दूध के बारे में कोई भी नेगेटिव बात मार्केट में ना करें। और उस व्यक्ति को अगर आप समझाना चाहते हैं तो पहले उसको पूरा नियम सिखाएं, नियम समझाएं। अगर वो एलर्जिक है तो शरीर में उसके लिए वो नुकसानदायक है। तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर बार बार आगाह की जा रही है। अन्य विचारात्मक तत्व, दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे लैक्टोज। अगर आपके अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम है ही नहीं, दूध में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर कमी है कि वो पचाने वाला जो एंजाइम है वो है ही नहीं आपके पास, तो दूध आपको नुकसान कर जाएगा। क्या नुकसान कर सकता है ना? जिसे पचाने के लिए लैक्टेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये ना होने पर पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और क्या है, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसे कैंसर से जोड़ के देखा जाता है। ये किसकी बात हो रही है? A1 A2 मिल्क, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर दूध है तो ये IGF-1 आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकता है ना। BCM7 अभी अपने डिटेल में पढ़ा, है ना, जिसे मधुमेह से जोड़ के देखा जाता है। आप अगर इंटरनेट पे डायरेक्ट डालो IGF-1 कैंसर, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, है ना, कि IGF-1 बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रकार के कैंसर कर सकता है। आज हर घर में कैंसर मिल रहा है। अच्छा, कैंसर कब होता है? कोई व्यक्ति बीड़ी ले, सिगरेट ले, तंबाकू ले, गुटखा खाए तो उसे कैंसर हो सकता है। पर यार ये महिलाएं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो फिर उन्हें कैंसर क्यों हो रहा है? क्यों? सुबह उठे एक कप चाय, दोपहर हो गई एक कप चाय, शाम हो गई एक कप चाय, शाम को मावा मिठाई, मलाई, दूध। IGF-1 का लेवल आपने इंक्रीज कर दिया। अरे वो दवा थी, दैनिक दिनचर्या में लेने की चीजें नहीं थी। आपको ये समझना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। देसी अलग है, आज का बिल्कुल अलग है। पुराना जो समय था वो बिल्कुल अलग है, आज का समय बिल्कुल अलग है। पुराने समय में हम सब पचा जाते थे, एक तो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, हम दिन भर मेहनत करते थे। आज हम मेहनत कुछ नहीं करते हैं, ऊपर से जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला खाना खाते हैं और बहुत सारा हाई ग्लूकोज वाला खाना खाते हैं, रिफाइंड फूड बहुत खाते हैं ना। मिल्क BCM7 साइड इफेक्ट, है ना, ये पूरा आपको बाकायदा इंटरनेट पे मिल जाएगा कि जैसे ही ये BCM7 बढ़ जाता है आपका पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिए, अगर आप दूध को नहीं पचा पाते हैं या आप डायबिटिक हैं तो सबसे पहले दूध का परहेज कीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको वेलोपैथी का आहार का सिद्धांत भी फॉलो करना होगा। पस सेल इन अ मिल्क, अगर मान लीजिए कोई पशु बीमार है तो उसके जो 1 लीटर दूध है उसमें 400 मिलियन पस सेल पाई जा सकती हैं। मतलब एक चम्मच में 2 करोड़ पस सेल। जैसे ही ये दूध आपके नाक के आसपास आएगा आपका ब्रेन बोलेगा ये खाने लायक नहीं, पीने लायक नहीं। इसलिए बच्चों को जैसे ही दूध दिया जाता है, दूध बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे ये दूध नहीं पीना, मुझे इसको पीने के बाद उल्टी आती है, मुझे वॉमिटिंग होती है। क्यों? उसके अंदर पस है। पस समझते हो? घाव हो गया, मवाद बना, पस, वो पस उसके अंदर पाया जाता है।
हेल्दी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनहेल्दी आपको पता ही नहीं चलेगा। हज़ारों गायों में से कोई एक अगर अनहेल्दी हो गई, सबका दूध मिक्स कर दिया गया, तो उसमें पस्सेल आ जाएगी। हम करते क्या हैं, हम जैसे ही दूध आता है हम उसको सूंघते नहीं, हम तो सबसे पहले उसको उबालेंगे, उसके अंदर शक्कर डालेंगे, उसके अंदर चाय पत्ती डालेंगे, उसमें इलायची डालेंगे, उसमें लौंग डालेंगे, उसका पूरा स्वाद और गंध सब बदल डाली, अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, पी लिया, फिर एसिडिटी हो गई। क्योंकि शरीर ने तो सबको अलग अलग कर लिया ना, उसको पता है भैया ये पचाने वाला चीज़ नहीं है। अगर आप दूध को नहीं पचा सकते हैं तो दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक जो है चीज़ें उत्पन्न कर सकता है। सो एलर्जिक तत्व का नियम क्या कहता है? एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है। स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। ये एकदम से आपको नुकसान नहीं करेगा, बहुत स्लो नुकसान आएंगे, आपको तो पता भी नहीं चल पाएगा ना। बीमारी के कारक को हटाना समझदारी है और बीमारी का इलाज करवाना हमारी लाचारी है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को ज़रूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएँ, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं, आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है, आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं क्योंकि एक चैप्टर बहुत बड़ा हो गया पर बहुत सेंसिटिव चैप्टर था। ये पब्लिकली डिस्कशन नहीं किया जाता है क्योंकि धार्मिक आस्था का एक विषय होता है। फिर भी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने समझा कि एलर्जिक तत्व क्या होते हैं, टॉप 8 एलर्जिक फूड क्या हैं, ये एलर्जिक फूड हमारे शरीर के लिए कैसे नुकसान कर पाते हैं। कभी हमारा शरीर इसका प्रोटीन नहीं पचा पाता तो कभी इसकी शर्करा को नहीं पचा पाता। हमने समझा कि कुदरत में दूध का नियम क्या है। हमने A1 और A2 को भी समझा। हमने समझा कि हमारे जब आयुर्वेद लिखा जा रहा था उस जमाना जो था उसमें कैसा गेहूं पाया जाता था, नॉन जेनेटिकली जो था वो मॉडिफिकेशन नहीं था। आज सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। आज जो है बहुत सारा ऐसी चीज़ें उसमें मिला दी जाती है जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हमने वेलोपैथी के इस नियम को बहुत अच्छे से समझा। हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि दूध जो है ये धार्मिक आस्था से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको पब्लिकली ना बोले, ये धार्मिक आस्था से है। अगर आप नहीं पचा पा रहे हैं तो आप इस चीज़ को छोड़ें और अगर आपको कोई बीमारी है तो 90 दिन का परहेज करें। अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाते हैं तो इसका परहेज आप नियमित कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस वेलोपैथी के सारे नियम और सिद्धांत समझे। अब आप ये सारे नियम सिद्धांतों को अच्छे से समझें, डिटेल में बार बार इनका रिविज़न करें, वेलोपैथी को दूसरों को बताएं, है ना। वेलोपैथी जो संस्था है, ये NGO है, इसकी मदद करें। वेलोपैथी को जन जन तक पहुंचाना ही उद्देश्य बनाएं।
अगर एलोपैथी को लोगों तक आप पहुंचाओगे तो आपको जो है आर्थिक लाभ भी मिलेगा और हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति भी वापस आएगी। लोग स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। पर आज वो बीमारियां फैल रही हैं, कारण एक ही है, गलत जीवन शैली। हमें जीवन शैली सुधारना है, लोगों की मदद करना है। अगर आपको कोई किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति मिले, उसे वेलोपैथी गिफ्ट कीजिए। वेलोपैथी से कोई अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। किताब हमेशा आपकी दोस्त कही गई है, इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। आप उन्हें ये गिफ्ट करें, पहुंचाएं उन तक ये वेलोपैथी। अपना परिवार, अपना सगा संबंधी जिससे आप प्यार करते हैं, उसे वेलोपैथी का कोर्स जरूर कराएं। इससे वो स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। वेलोपैथी सीखें, सिखाएं, स्वस्थ रह के दिखाएं। नमस्कार।